आज का टॉपिक अपना क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में इंडिया ने और यूनाइटेड स्टेट ने मिलके एक प्रपोजल रखा। ताला सईद और शाहिद महमूद जो टेररिस्ट है उसको ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा देकर उनपे बैन करो। बट चाइना ने क्या किया? उसको मूव को ब्लॉक कर दिया। चाइना ने बोला कि नहीं, अभी हमारे को और टाइम चाहिए उसके ऊपर स्टडी करने के लिए, हम उसके ऊपर अभी जवाब नहीं दे सकते। उसने क्या किया? उसका टेक्निकल होल्ड यूज किया। क्या किया? टेक्निकल होल्ड यानी ये होता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर आपको कोई चीज पे टाइम लेना है कि भाई मेरे को इस पर अभी डिसीजन नहीं देना इमीडिएट, मैं सोच के बताऊंगी, कोई देश ने ऐसा डिसाइड किया तो उसके ऊपर क्या करता यूज? वो टेक्निकल होल्ड। ये क्या ये पहली बार है कि चाइना ने ब्लॉक किया? इसके पहले भी चाइना ने किया है। इसके पहले भी चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक ऐसे मूव किया है। जैसे कि लश्कर तैयबा का लीडर अब्दुल रहमान, अगर आपको चाहिए होगा तो लश्कर तैयबा का लीडर अब्दुल रहमान। उसके पहले फिर मक्की, ये भी लश्कर तैयबा का लीडर था जून में। फिर जैश ए मोहम्मद का एक लीडर है अब्दुल रऊफ अजहर, अगस्त में उसको भी किया, जैश ए मोहम्मद का अब्दुल रऊफ अजहर। उसके बाद में फिर लेट का उसने लश्कर तैयबा का साजिद मीर, मतलब उसने इसके पहले 5 से 6 बार ऐसे टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट मत करो बोल के ब्लॉक किया है। अब इसका पॉइंट क्या है? अब मुद्दा ये आता उसने किया क्यों? अब देखो, ये सबको मालूम है कि भाई यूएस और चाइना में इक्वेशंस खराब है। यूएस और चाइना अपोजिट में है। अब ये जितने भी टेररिस्ट दिख रहे हैं आपको, ये सब लोकेटेड कहाँ है? पाकिस्तान। जितने भी टेररिस्ट है सब लोकेटेड कहाँ है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान किसका अलाय है? ऑल वेदर अलाय किसको बोलते हैं? ऑल वेदर अलाय ने चाहे वो खराब काम करे, अच्छा काम करे, बुरी परिस्थिति अच्छी हो, सभी में अलाय है। ऑल वेदर अलाय किसका है? वो चाइना का। पाकिस्तान क्या है? ऑल वेदर अलाय चाइना का। अब ऑल वेदर अलाय तो सपोर्ट तो करेंगे ही, तो उसने पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए हर मूव को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये लोग सब इंडिया के अगेंस्ट के इंटरेस्ट में है और वो तो चाहते हैं कि इंडिया अनस्टेबल हो, इसीलिए उसने उसको ब्लॉक कर दिया। और इंडिया जो जो करना चाहता हमेशा, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो ये नहीं देखता कि ये चीज अच्छी है बुरी, वो इसी भी देखता इंडिया किसके फेवर में, तो उसको अपने को अपोज में जाना है। जबकि टेररिस्ट को डेजिग्नेट करने में क्या गलत है? कोई गलत नहीं था। जबकि वो बॉम्ब ब्लास्ट करते, अटैक्स करते, बराबर है। अब देखो, मुद्दा अपना ये है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों किया ऐसा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, अपन ये देखेंगे, और उसमें कैसा कैसा उसके बारे में अपन हिस्टोरिकली सब अपन देखेंगे कैसे कैसे इश्यूज है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश हुई थी 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ था कि भाई अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हानि हो गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। अब अगली बार ऐसी परिस्थिति ना आए वापस, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बॉडी बनाते हैं अपन, यूनाइटेड नेशन, उसी का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि भाई अगर कभी किसी ने कुछ किया तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, ताकि एक थ्रेट रहे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है 6 ऑर्गन में से। यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन है? 6। उसमें से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये 6 ऑर्गन कौन कौन से है? एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक है सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब वर्ल्ड में पीस, शांति बनाए रखना। मतलब अगर कोई अगेंस्ट में कोई एक्शन कर रहा तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसका ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए क्या कर सकता वो? उसके लिए वो मिलिट्री एक्शन भी लेने का अधिकार है उसको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पहली स्टेप रहती है उसकी कि भाई सेटलमेंट करने की, कि वो मैटर खत्म हो जाए, इशू रिजॉल्व हो जाए पीसफुली। अगर नहीं हुआ तो उसके पास में अधिकार है कि मिलिट्री एक्शन करने का। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक अकेला ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसको अधिकार है बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास करने का। बाइंडिंग रिजोल्यूशन यानी क्या होता? बाइंडिंग रिजोल्यूशन यानी होता कि भाई ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई दो देश में इश्यूज चल रहे हैं,
वॉर होने की संभावना है, तो वो बोलेगा कि भाई तू वॉर मत कर, नहीं तो हम तेरे खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये हो गया बाइंडिंग रिजोल्यूशन। अगर उस कंट्री ने उस रिजोल्यूशन को ब्रीच किया तो यूनाइटेड नेशन के पास में क्या अधिकार है? उस पर अटैक करने का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास में क्या अधिकार है? अपनी फोर्स यूज करने का उसके खिलाफ, और वो लेजिटिमेट रहेगा एक्शन, मतलब उसको इलीगल एक्शन नहीं बोलते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो फोर्स रहती वो यूज कर सकते हैं। अब उसकी फोर्स कहां से रहती? हर कंट्री क्या करता? अपनी अपनी कुछ कुछ फोर्स कंट्रीब्यूट करता, उसको पीस कीपिंग फोर्स भी बोलते हैं। पीस कीपिंग फोर्स यानी क्या रहता? यूनाइटेड नेशन के लेवल पे कैसी फोर्स मेंटेन रखते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में। उसके अंदर जैसा इंडिया के कुछ लोग इंडिया अपने कुछ ट्रूप्स देता, कंट्रीब्यूट करता, यूएस कुछ कंट्रीब्यूट करता, चाइना कुछ कंट्रीब्यूट करता, रशिया कुछ कंट्रीब्यूट करता, ऐसे सभी कंट्रीज कुछ ना कुछ फोर्स कंट्रीब्यूट करते, ऐसे मिला के वो बन जाती है पीस कीपिंग फोर्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कौन रहते हैं? उसके रहते हैं 15 मेंबर। ध्यान से सुनना, उसके रहते हैं 15 मेंबर। उसमें से 5 मेंबर रहते परमानेंट और 10 रहते नॉन परमानेंट। अब 5 जो परमानेंट मेंबर रहते हैं वो है कौन? 5 परमानेंट मेंबर है यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके। ये 5 परमानेंट मेंबर्स है। ये 5 परमानेंट मेंबर आए कहां से? क्वेश्चन ये भी आता, मतलब ये 5 परमानेंट मेंबर रहेंगे, ये डिसाइड किसने किए? ये डिसाइड किया पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की कंडीशन में। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जितने भी सुपर पावर्स थे, जितने भी पावरफुल नेशंस थे, उन्होंने उसको क्या किया? P5 में ले लिया। P5 यानी परमानेंट मेंबर, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं P5, परमानेंट मेंबर्स। मतलब उस कंडीशन के हिसाब से 1945 में वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चालू हुई, कब खत्म हुआ? 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। मतलब आज से करीबन कितने साल होगा? 70 से 80 साल के आसपास की परिस्थिति होगी वो। 70 साल पहले की परिस्थिति के टाइम पे हुआ था P5। आज भी वो P5 वैसा का वैसा ही है। 10 रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। अब नॉन परमानेंट मेंबर जो रहते हैं वो परमानेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। उसका टर्म रहता 2 साल का। एवरी 2 इयर्स वो चेंज होते, हर 2 साल का एक टर्म रहता, उसमें चेंज होते। इंडिया अभी करंट में मेंबर है। 2021 में इंडिया इलेक्ट हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट के मेंबरशिप में। इंडिया रहेगा 2021 से 2022 तक के। मतलब 1 जनवरी 2021 में इंडिया मेंबर बना था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना था, और अगस्त में इंडिया प्रेसिडेंट बन गया था सिक्योरिटी काउंसिल का। और इंडिया ये पहली बार मेंबर नहीं बना नॉन परमानेंट मेंबर, इंडिया 8वीं बार बना, 8 टाइम। 2021 में जो इंडिया मेंबर बना था वो 8वीं बार बना था। और जो प्रेसिडेंसी रहती उसकी वो हर महीने चेंज होती थी, याद रखना। इंडिया अगस्त में उसका प्रेसिडेंसी का इंडिया का पोस्ट आई थी, तो वो हर ऐसा बोलते कि 15 मेंबर में हर महीने चेंज होते रहती। अब बात ये है कि नॉन परमानेंट मेंबर जो रहते वो इलेक्शन होता कैसे उनका? नॉन परमानेंट मेंबर चुने कैसे जाते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर के लिए वोटिंग्स होती, इलेक्शन होता। यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या रहती है? जैसे कि अपना पार्लियामेंट है, वैसे स्टेट असेंबली जैसी अपनी रहती, लेजिस्लेचर रहता। जैसा स्टेट लेजिस्लेचर का सब अंदर वहां पर आते एक जगह पे, और लोकसभा कैसा रहता जब सब खासदार एक जगह जाते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या रहता? हर देश का रिप्रेजेंटेटिव वहां रहता। ऑलमोस्ट 193 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव वहां है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर ऑलमोस्ट अभी 193 है, तो 193 नेशन के मेंबर वहां रहते। जो 2/3 जिसको वोट देते, 2/3 वोटिंग जिसके फेवर में होती, प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो मेंबर इलेक्ट किया जाता जो प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा नहीं कि 193 है तो 193 में से देने को ना, हो सकता 150 प्रेजेंट होंगे तो 150 में से 2/3 काउंट करते हैं। अब देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लिया जाता तो कैसे लिया जाता? 15 मेंबर हो गए, 15 मेंबर है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 15 में से 9 मेंबर्स ने पॉजिटिव वोट देना चाहिए उस प्रपोजल के, तो वो पास होता। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि 9 मेंबर में 5 परमानेंट मेंबर का कंपलसरी वोटिंग चाहिए, उसमें से एक ने भी निगेटिव नहीं देना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को प्रपोजल पास करना है, 15 में से 9 मेंबर की अफर्मेटिव वोट लगता, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वोट, 9 मेंबर्स का अफर्मेटिव वोट लगता, और 9 मेंबर में से भी 5 परमानेंट मेंबर के सभी के पॉजिटिव वोट लगते। मतलब
5 मेंबर में से अगर किसी ने एक ने भी निगेटिव वोट दिया तो वो प्रपोजल पास नहीं हो जाता, वो होल्ड पे चल जाता। जैसे कि अभी जो मैंने बताया, जैसे ताला सईद का और शाहिद महमूद का जो हुआ, मतलब जो बाकी के जो 6 है नॉन परमानेंट मेंबर, उनके अगर पॉजिटिव नहीं भी वोट रहते एक बार का चल जाएगा, लेकिन 5 परमानेंट के कंपलसरी रहना चाहिए। अब अपन देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या इश्यूज फेस कर रहा, उसमें दिक्कतें क्या है, क्यों उसको क्रिटिसाइज किया जाता। सबसे पहला यह है कि वो स्ट्रेटेजिक टूल बन गया, स्ट्रेटेजिक वेपन बन गया मेंबर्स का, परमानेंट मेंबर्स का। एक्चुअली स्ट्रेटेजिक वेपन बन गया वो परमानेंट मेंबर्स का। जैसे कि अभी देखो, आप टेररिस्ट को अगर अपने को डेजिग्नेट करना है तो उसी के लिए भी कोई कंट्री अगर वेटो कर देता तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाता। जैसे कि अभी ताला सईद का अपन देखे, जो हाफिज सईद का बेटा था ताला सईद, जो हाफिज सईद का बेटा ताला सईद जो टेररिस्ट है, उसने ताला सईद ने क्या काम किया, क्यों उसको ग्लोबल टेररिस्ट कर रहे हैं, अगर उसका काम बताओ तो वो क्या करता, जो लश्कर है तैयबा है उसके जो जैसा एम्बेसडर बोल के काम करता, जैसा जाके दूसरे कंट्रीज में दूसरे एरिया में जाके उसका प्रचार करना। जैसे कि भाई पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के आजू बाजू कंट्री में जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, उनसे सपोर्ट मांगेगा। वेस्ट एशिया में भी गया हुआ है इसके पहले, वो वेस्ट एशिया में जाके भाई वहां की कंट्री से, जैसा सऊदी है या कोई भी किसी से कुछ मदद मिल सकती है तो उनसे लेना, या वहां पर कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे सपोर्ट लेना। समझ में, ये उसका काम था। तो गलत काम कर रहा था वो, उसके ऊपर तो सैंक्शन होना चाहिए। वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बराबर है। तो उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा वो ताला सईद उसके अगेंस्ट में काम कर रहा, तो भी उसके खिलाफ में सैंक्शन नहीं होने दे रहा चाइना। मतलब वो मिसयूज किया उसने अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए, कि ताला सईद सिर्फ पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का सपोर्ट है और पाकिस्तान से चाइना के संबंध अच्छे, सिर्फ उसका अपने रिलेशन अच्छे रखने के लिए उसने फायदा ले लिया इस चीज में। क्या ये पहली बार हुआ? नहीं, जैसे मैंने बताया कई बार। उसके पहले मसूद अजहर का भी हुआ है। मसूद अजहर पे सैंक्शन लगा रहे थे तो किसने वेटो किया था? चाइना ने, सबको मालूम है। मसूद अजहर के ऊपर जो वेटो लगा रहा था, जब मसूद अजहर के ऊपर जो प्रपोजल इंडिया और यूएस ने डाले थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई इसके ऊपर सैंक्शन लगाओ, इसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करो, तो किसने वेटो किया था? चाइना ने, कि इसको मत करो वेटो। जबकि सबको मालूम है मसूद अजहर टेररिस्ट है। इनफैक्ट जो अपने इंडिया में जो 10-26-11 में जो टेररिस्ट आए थे, कसाब वगैरह का, जो कसाब और उसके ग्रुप जो था ताज पर अटैक किए थे, वो किसने करवाया था? मसूद अजहर ने। मसूद अजहर ने कराया था, उसके प्रूफ भी आए थे, उसके एविडेंसेस है, उसके एविडेंसेस अपन ने प्रोड्यूस करे यूएनएससी में। यूएसए ने भी फेवर में बोला, लेकिन फिर भी चाइना ने वेटो कर दिया। गलत है या नहीं है? मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अपने एडवांटेजेस के लिए, कि तुम कुछ भी गलत यूज कर रहे हो उसका। क्या उसके भी पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना ही करता, यूएस भी करता। अगर मैं बताऊं 2003 का इराक के बारे में, मैंने कई बार डिस्कस भी किया वो क्लास में। इराक में सद्दाम हुसैन था इराक में, यूएसए ने अटैक कर दिया था 2003 पे, इराक पे इन्वेड किया था। जैसा आज यूक्रेन पे रशिया ने किया, वैसे ही इराक पे यूएसए ने किया था 2003 में। क्यों किया था? लॉजिक क्या था मालूम है कि उसका? अगर मैं छोटे में आपको क्रक्स बताऊं उसका लॉजिक ये था कि सद्दाम हुसैन को सपोर्ट था रशिया का, सद्दाम हुसैन को सपोर्ट था रशिया का, और सद्दाम हुसैन कहीं ना कहीं यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा था। जैसे कि जो यूएसए के जो अलाय है उसके साथ में इराक के रिलेशन अच्छे नहीं थे, उनको इन्वेड भी करता था, कुवैत को भी इन्वेड कर चुका था एक बार वो इराक, और उसके साथ में उसके रिलेशन सही किसी के साथ थे नहीं थे वेस्ट एशिया। मतलब जो यूएसए के जो अलाय है उसके साथ में उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, और यूएसए के फेवर में वो काम करता नहीं था। अब रशिया और यूएसए तो पहले से अपोजिट में, तो उसके वजह से यूएसए ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फायदा उठा के इराक को इन्वेड करा। अब कैसे किया? अब आप बोलोगे इन्वेड कैसे किया? रशिया ने तो वेटो किया होगा, फिर कैसे किया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन कैसा? वो ऐसे किया। 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, 1990s में गल्फ वॉर हुआ था। तो गल्फ वॉर के टाइम पे इराक ने कुछ गलत काम किया था, तो उसके खिलाफ में रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन पास हो गया था, उसमें रशिया ने भी फेवर किया था। तो 2003 में जब यूएसए ने अटैक किया, तो यूएसए ने जब अटैक किया तो रशिया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि बिना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन के सैंक्शन के तुमने अटैक कैसे किया?
तो यूएसए ने और उसके अलाय ने बोले कि भाई नहीं, सैंक्शन किया हुआ है 1991 में, तो उसने 1991 का सैंक्शन का इस्तेमाल करके 2003 में अटैक किया उस पर, जबकि वो कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो मतलब इराक पे उसने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से अटैक किया, और किसको इस्तेमाल किया? यूएनएससी को। आज चाइना क्या कर रहा है? यूएनएससी का अपने 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 फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा। मतलब अगर यूएसए आज जाके बोल रहा है कि चाइना ने गलत किया, तो 3 उंगली उसके ऊपर है, 4 उंगली उसके ऊपर है, अगर 1 उंगली उसके ऊपर है तो यूएसए ने भी गलत किया एक टाइम पे, और वैसे ही रशिया ने भी गलत किया है, चाइना ने भी गलत किया। मतलब कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे, सब अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मतलब मैं क्या ये बोल सकता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जियोपॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड बन गया, जिसको जैसी मर्जी लगी वैसी बैटिंग कर रहा। आज क्रीमिया के लिए वो प्रपोजल डाल रहा था यूएसए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इसमें चाइना और रशिया दोनों कभी होने देंगे के पास? कभी उसको नहीं होने देंगे। अरे भाई, खुद के अगेंस्ट पे कैसे पास होने देंगे रिजोल्यूशन? मतलब मैं क्या बोल सकता, मिसयूज ऑफ वेटो पावर। आपको बता दो मैं वेटो पावर का मतलब क्या होता है। वेटो पावर ये याद रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने पहले बताया हो, बट जो नए हैं उनको बता दो वेटो पावर है यानी क्या होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो पावर है। वेटो पावर यानी ये होता कि जो 5 मेंबर है, यूजुअली क्या होता है, जैसा आपने देखा कि कोई भी डिसीजन मेजोरिटी से पास होता, बट वेटो पावर यानी क्या होता कि मेजोरिटी की बात नहीं आती, कंसेंसस की बात आती। क्या की बात आती? कंसेंसस। कंसेंसस यानी हर मेंबर की परमिशन लगती उसमें, और डिसीजन बाय मेजोरिटी यानी आधे से ज्यादा लोगों की मेजोरिटी चाहिए। बराबर है? जैसा 2/3 बोला तो मैंने 2/3 चाहिए भाई, 10 है तो उसमें से 2/3, मतलब 100 है तो 63, 90, 70, 80% ऐसे चाहिए। लेकिन अगर बात वेटो की है तो हर मेंबर की परमिशन चाहिए। तो ये अजीब ही है वेटो पावर। मतलब अगर मेजोरिटी के हिसाब से रहता था तो 5 में से सिर्फ 3 की परमिशन लगती थी। वेटो पावर रहने की वजह से 5 में से 5 की परमिशन लगती। इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो पावर के चक्कर में कभी एक भी डिसीजन पास नहीं होता ढंग से, होते ही नहीं अच्छे से पास। कभी चाइना ने रखा तो यूएसए अपोज करता, यूएसए ने रखा तो चाइना ने अपोज करता, यूएसए यूके ने रखे तो रशिया अपोज कर देता। मतलब सब अपने अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन लेते और यूज करते टेक्निकल होल्ड वर्ड को। टेक्निकल होल्ड यानी पेंडिंग पे रख देना। अब दूसरा इश्यू आता पोलराइजेशन अबाउट P5। P5 यानी परमानेंट 5 मेंबर। पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन यानी डिवीजन है, एकता किसी में नहीं है। हर देश मतलब P5 में जितने भी मेंबर है, पांचों के पांचों अपने अपने हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब बोलने को वहां पर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात आती, बट वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कोई कदर कर रहा है कि कोई बात को? रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा, तो उसमें लग रहा है कि आपको कैसे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है? वो उसका प्लान उड़ा दे रहा, ये इसके मिलिट्री घुसा दे रहा, कहीं से लग रहा है आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है, ऑयल के दाम बढ़ गए। आज इंडिया में जो महंगाई है उसका रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। आपने बहुत पहले डिस्कस किए थे, जब रशिया यूक्रेन वॉर होगा तो मैंने आपको बोला था कि महंगाई हाइप होने वाली है, और वैसे ही हुआ है। इन्फ्लेशन सच में बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई अगर रशिया यूक्रेन का वॉर का डिस्टर्ब होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सप्लाई चेन वर्ल्ड की खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ऑयल इंडिया 80% ऑयल के लिए इंडिया डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज पे। रशिया यूक्रेन का वॉर हो तो इंडिया ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। रेट बढ़ गए ऑयल के रेट बढ़ गए तो सब चीजों के रेट बढ़ गए, क्योंकि ऑयल का रेट बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन, कार का ट्रांसपोर्टेशन, बाइक्स का ट्रांसपोर्टेशन, सबका कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वेजिटेबल्स आप एक गांव से दूसरे गांव में लेके आ रहे हैं तो ट्रक पे लाओगे क्या सर पे उठा के लाओगे? ट्रक पे लाओगे। ट्रक पे लाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, डीजल डालना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। जहां 10 रुपए में काम होता था वहां 15 रुपए में काम होगा, और कॉस्टिंग बढ़ेगी तो पैसा कहां से वसूल करेंगे? प्रोडक्ट के रेट बढ़ा देंगे। प्रोडक्ट के रेट बढ़ाएंगे तो अपने को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। तुम्हारे को कमाना भी ज्यादा पड़ेगा, पर कमाई ज्यादा है क्या? पर खर्चे ज्यादा है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं महंगाई। क्या बोलते हैं? महंगाई। मतलब रशिया यूक्रेन वॉर से आपको पर्सनली कैसे इफेक्ट हो रहा है मैंने ये बताया। मतलब रशिया यूक्रेन वॉर से हर इंसान को इफेक्ट हो रहा है वर्ल्ड के। मतलब बोलने का मतलब ये है, मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ वॉर जो है वो रशिया यूक्रेन के अंदर सीमित नहीं है। बोलने को रशिया यूक्रेन के बीच का वॉर है, पर इफेक्ट सभी को हो रहा हो।
मेरे को भी हो रहा, आपको भी हो रहा, आपको भी हो रहा, सभी को इफेक्ट हो रहा उसका। क्या मैं बोल सकता ये चीज? 1 साल के आसपास अब वॉर होते हुए आ रहा, मेरे ख्याल से 280 दिन 260 दिन हो गए, अब हो गया, अभी अब नहीं ज्यादा हो गया, 280 दिन 260 दिन हो गया, 8-9 महीना हो गया, 8-9 महीना आज वॉर को हो गया, अब 1 साल वॉर को हो जाएगा। कितनी ज्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। रशिया और यूक्रेन वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। आज पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए। ठीक है, इंडिया को थोड़ा उसमें फायदा हुआ, वीट का उनका सप्लाई कम हुआ तो इंडिया की सप्लाई की ज्यादा डिमांड बढ़ गई, पर ठीक है, लेकिन उससे जो बाकी चीजों में नुकसान हुआ उसकी कमी भरपाई नहीं हो सकती इतने से फायदे से। अब दूसरा इशू आ गया चाइना ताइवान का। वहां पर भी देखना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या झंडे गाड़ता, यही देखना है अपने को। चाइना के पास में वेटो पावर है, चाइना कभी होने का रिजोल्यूशन है इसमें पास नहीं होने का, कभी कुछ फायदा है फिर मैं ये सवाल पूछ सकता सभी से कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फायदा क्या है? क्या है फायदा? मतलब सिर्फ वो 5 देश में आपस में फायदा हो रहा है जिनको भी हो रहा कि मेरे अगेंस्ट में हुआ तो मैं वेटो कर दूंगा, मेरे अगेंस्ट में हुआ तो मैं वेटो कर दूंगा। हमारे जैसे को क्या फायदा है जबकि वो बॉडी इंटरनेशनल बॉडी है? बताओ। अब आगे की अगर बात करें, तीसरा प्रॉब्लम क्या? अंडर रिप्रेजेंटेशन। अंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी दिक्कत है आज। अंडर रिप्रेजेंटेशन यानी क्या होता कि जितने लोगों ने रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए था उतने रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। वो टोटल यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने हैं? 193 कंट्रीज मेंबर है, बट रिप्रेजेंट कितने करते हैं परमानेंट? सिर्फ 5। वो सिनेरियो कब का है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का। वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1945 के बाद में। और अभी कभी आज का कौन सा साल चालू है? 2022। कितने साल हो गए? मोर देन 70 ईयर्स। 70 साल के बाद की परिस्थिति वही है क्या? इंडिया जैसा पहले था आज भी वैसे ही है क्या? पप्पू इंडिया पहले पप्पू था, आज पप्पू है क्या? आज पप्पा बन गया सबका। जर्मनी पहले जैसा था आज वैसे ही है क्या? ब्राजील पहले जैसा था आज भी वैसे ही है क्या? जापान पहले जैसा था आज भी वैसे ही है क्या? लेकिन क्या उनको रिप्रेजेंटेशन मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पॉलिटिक्स, वेटो पावर की। मतलब ये लोग एक्सटेंड कर नहीं रहे उसको जैसे करना चाहिए था। एक ही बार एक्सटेंशन हुआ उसका, वो हुआ 1945-46 में जब बना, उसके बाद से अभी तक कभी एक्सटेंड हुआ नहीं। बट यूजुअली एथिकली अगर देखा जाए तो उसका एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि पावर का इक्वेशंस चेंज हो रहा है। अगर आप पावर की भी बात कंसीडर करो, चलो भाई ग्लोबल पावर्स को भी लेना चाहिए, P5 में ग्लोबल पावर से मान लिया, P5 में ग्लोबल पावर से मान लिया, तो सबसे बड़े 4 कंटेंडर है उसके, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जापान, जर्मनी, इंडिया। 5 कंटेंडर एक्चुअली। ये 5 कंटेंडर उसके सबसे इंपॉर्टेंट है जो डिजर्व करते। जापान तो 100% करता है डिजर्व। मतलब ये क्या कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स, सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से, बाकी कुछ भी नहीं। बराबर में बोल सकता है ये चीज। मतलब एक अगर डाटा निकाले, चलो ये तो परमानेंट की बात कर रहा था मैं अभी तक, अब नॉन परमानेंट की अगर अंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो नॉन परमानेंट मेंबर में जो 10 में जो रिवॉल्व होते रहते हैं और 2 साल, उसमें भी यूनाइटेड नेशन के 50 से ज्यादा देश आज तक के एक भी बार इलेक्ट नहीं हुए। मतलब जो रिवॉल्व होते रहता हर 2-2 साल में, उसमें भी 50 से ज्यादा मेंबर आज तक के उनको एक बार भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। मतलब मैं बोल सकता कि ये बायसनेस है, 100% बायसनेस है। देखो रिप्रेजेंटेशन मतलब जो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, वो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं इसको कंक्लूड कर सकता बोल के। डिजर्विंग मेंबर्स अभी तक के मेंबर नहीं बने उसके, जबकि बनना चाहिए। तो सही तरीके से डिसीजंस होंगे वहां पे। और अगला इशू ये है कि ये सब मेंबर्स क्या करते हैं, स्पेशली 5 परमानेंट मेंबर्स, ये सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, जबकि देश है 193 मेंबर्स। देश तो ज्यादा है, 203-204 के आसपास है, बट मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के 193 है। पर ये हाईलाइट क्या करता है? अपने सिर्फ 5 ही देश के। तुम न्यूज कभी भी खोलो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस खोलो, हिंदू खोलो, तुम आपको 5 ही देश दिखेंगे न्यूज में। चाइना, यूएस, यूके, रशिया, बस आज आगे कहानी यही घूमती रहती। बट यही है क्या कहानी? इससे भी कई ज्यादा इश्यूज और भी देश में है, लेकिन क्यों अंडरमाइन कर लिया उनको पूरा? मतलब क्यों हो रहा है ये? अंडरमाइनिंग ऑफ अदर नेशंस। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अंडरमाइनिंग ऑफ अदर नेशन। जो दूसरे देश है, ये लोग सिर्फ मोनोपोली करके बाकी सब देशों को दबा दिए। चलो पावर भी दिए, लेकिन ये फेल हो रहे सभी क्राइसिस को टैकल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में सीरिया वॉर हुआ था बशर अल असद के अगेंस्ट में, रशिया वर्सेस यूएसए हो गए थे। दो मतलब जो मेन पावर है वो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक ग्रुप। ये कैसा होगा? कैसे सोल्यूशन कैसे निकलेगा?
वो बोल रहा है यूएनएससी को यूएसए इसको इसके बशर अल असद के अगेंस्ट में यूज करो, रशिया बोलता बशर अल फेवर में यूज करो, ये सही है, वो बोलता ये सही है, अदर जो ग्रुप है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, रशिया बोलता बशर अल असद सही था। तो करना किसके फेवर में? और वेटो पावर, मेजोरिटी भी नहीं है उसमें। गाजा में फेल हो गया, पैलेस्टीनियन और इजराइल के इशू में यूएनएससी का यूज हो पाया अभी तक? आज भी आप देखो, आपने बीच में पढ़ा होगा न्यूज, पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच में अभी मिसाइल अटैक चालू था। इजराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर एक मिसाइल डाला था, ड्रोन अटैक किया था, तो ड्रोन अटैक करने से कई लोग वहां पर इंजर्ड हो गए। तो उसके ऊपर यूएनएससी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सीरिया में यूएनएससी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चले उसमें यूएनएससी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फिर यूएनएससी का रोल है क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इतना बड़ा नाम और काम छोटे, नाम बड़े। क्या मैं बोल सकता फ्यूटिलिटी है पूरी, नो यूज? मतलब क्यों हो रहा है ये? जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। जो 5 मेंबर है परमानेंट, वो अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बस इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहे। अगला इशू उसका ये है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये कि जो P5 मेंबर्स हैं, आपको मैं बता देता हूं, जो P5 मेंबर्स हैं उनकी जो मीटिंग होती है प्राइवेट में होती है, ग्रुप में। उसका दूसरी बात ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, उसमें एक और एग्जांपल, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रहता उनकी मीटिंग का। इसीलिए इंडिया इतना स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्शन लेता, इसलिए इंडिया बोलता कि रिफॉर्मेशन जरूरी है। G4 कंट्रीज ने जो मोर्चा संभाला है, यानी जो एजेंडा लेके चल रहा है, ये लोग डिमांड कर रहे हैं रिफॉर्मेशन का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और देखो दूसरी बात, इसमें क्या करना चाहिए? वेटो पावर हटा देना चाहिए। इसमें वेटो पावर हटा देना चाहिए, मेजोरिटी पावर रखनी चाहिए। वेटो पावर हटा देना चाहिए, यानी जैसा जो 5 लोग है, 5 में से 5 की कंसेंसस नहीं रहना चाहिए, 5 में से 3 की कंसेंसस रहना चाहिए, मेजोरिटी की। मतलब डिसीजन बेस्ड ऑन मेजोरिटी एंड नॉट ऑन वेटो। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्मेशन लाना है तो उसकी प्रोसेस क्या है? उसकी प्रोसेस ये कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2/3 से वोटिंग से पास होना चाहिए उसका रिफॉर्मेशन का प्रपोजल, और साथ ही कॉन्करिंग वोटिंग रहनी चाहिए अफर्मेटिव वोट की 5 मेंबर्स की, परमानेंट 5। ऐसे तो ये एक भी वेटो कर देगा, एक ने भी वोट नहीं दिया तो कभी रिफॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा यूएनएससी का, तो ये बात ही गलत है। तो यूएनएससी के अंदर जनरल असेंबली का से रहना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 2/3 मेंबर्स का रहना चाहिए, बट इनका कॉन्करिंग वोट का P5 का नहीं रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए अपन ने? फिर P5 के जो मेंबर है उनको इतना प्रेशराइज करना चाहिए कि रिफॉर्मेशन हो। अब एक ही सॉल्यूशन बचा है कि टू प्रेशराइज P5 मेंबर्स, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सभी को मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उनकी तो आवाज कोई उठा ही नहीं पाएगा। मतलब उनके जो इश्यूज है, ईस्ट एशिया के जो इश्यूज है, अफ्रीकन कंट्रीज के जो इशू है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के इश्यूज है, वो तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वहां पे। इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर हम देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि इंडिया का दावा क्यों मजबूत है कि परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। उसके पीछे कुछ पॉइंट्स है। पहला तो ये है कि इंडिया का पीस कीपिंग मिशन को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया के सबसे ज्यादा अगर मतलब जो शहीद जो मार्टर है तो वो इंडिया के है। पीस कीपिंग मिशन में सबसे ज्यादा मार्टर कहाँ के? इंडिया के। दूसरी बात, इंडिया आज जीडीपी में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, मतलब इकोनॉमी वाइज भी इंडिया आज ग्लोबल कंटेंडर है। तीसरा, इंडिया आज वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन में से एक है। अगर अपन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपन देखें कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इंडिया में इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में, हर छोटी छोटी कास्ट का, हर रिलीजन का इंडिया में रिप्रेजेंटेशन है। तो उस एंगल से भी इंडिया यूएनएससी का एक कंटेंडर है। और इंडिया का अगर अपन रोल देखें, आज अगर वर्ल्ड की क्राइसिस सॉल्व करने में इंडिया न्यूट्रल रह के काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, रिसेंटली रशिया को इंडिया ने क्रिटिसाइज किया, 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, आपने पढ़ा होगा, इंडिया हैज क्रिटिसाइज रशिया। यूक्रेन का वॉर अब खत्म करो, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है, अब बंद करना चाहिए। या फिर एक और फंडा ये भी कर सकते हो, वोटिंग ले सकते हो वर्ल्ड लेवल पे, किसको रखना है किसको नहीं, हर परमानेंट मेंबर की वोटिंग लो, किसको रखना चाहिए। कुछ ना कुछ इस टाइप का फंडा करना चाहिए जो मेजोरिटी के हिसाब से हो। आज अपन बोलते हैं कि ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं रहना चाहिए, ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं रहना। ऑथोरिटेरियनिज्म यानी
ये मिलिट्री रूल जैसा, या फिर कोई एक राजा टाइप आके रूल कर रहा सब पे, उसको बोलते हैं मतलब डेमोक्रेसी नहीं रहना, ऑटोक्रेसी टाइप की सिचुएशन बराबर है, इसको बोलते हैं। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड लेवल पे ये लोग ऑटोक्रेसी कर रहे हैं? ये भी पॉइंट है मेरा सही। कैन आई से दिस एट वर्ल्ड लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल दिस 5 कंट्रीज आर प्लेइंग अ रोल ऑफ ऑटोक्रेट्स? क्यों परमानेंट 5 मेंबर्स की इलेक्शन नहीं करते, क्यों रिफॉर्मेशन नहीं करते? क्योंकि उनको अपने लेवल पे अपने कान के ऊपर कोई जाए उनको सहन नहीं होता। और वैसे ही यूएसए चाइना ये जो है ना, इनको इनके ऊपर जाए इनको सहन होता नहीं। तो आज रशिया ने यूक्रेन में किया, रशिया ने क्रीमिया में किया था, तो उस पर सबकी आवाज उठ रही। लेकिन यूएसए ने जो अफगानिस्तान में किया, यूएसए ने जो सीरिया में किया, यूएसए ने जो वेस्ट एशियन कंट्रीज में किया, उसकी बात क्या? अब हम लोगों की भी एक आदत है कि दुनिया ये बोल रही तो हम भी वही बोलते। रशिया ने क्रीमिया पे किया, रशिया ने यूक्रेन पे किया। अबे दिमाग लगाओ खुद का। कभी भी याद रखो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो ऐसा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।